हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जानना चाहते होंगे ना मैं भी कैसी हूँ, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वेलकनोन, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ विश्व में इसका वितरण है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी आकृतियाँ, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो जो आकृतियाँ निर्मित होती है वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। मैंने कहा छोटी छोटी बातें पूछी जाती है ना। हम क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं तो डीपली जाते हैं, है ना, कंफ्यूज होते जाते हैं। लेकिन वैसे नहीं होना है ना। छोटी छोटी जो बातें हैं हमें वो जाननी है उसके बारे में। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, ज्वालामुखी व ज्वालामुखी क्रिया, volcanoes and canicity। एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी, और हम कह देते हैं कि मैग्मा का पृथ्वी पर आने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। ज्वालामुखी क्या है, सिर्फ एक मुख है जो हम देख सकते हैं, है ना। जो ये भाग बनता है, हमारे लिए ये क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये भाग हमारे लिए क्या है, ज्वालामुखी। अब बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया की। तो यहाँ पे जो मैग्मा बनता है, मैग्मा, और धरातल पे किस रूप में आता है, लावा के रूप में आता है। तो धरातल के या पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेके पृथ्वी की सतह पर लावा की फैलाव तक की संपूर्ण प्रोसेस क्रिया क्या है, वोल्केनिसिटी। क्या है ये सारी प्रोसेस, वोल्केनिसिटी। ज्वालामुखी क्या है, जो भाग हम धरातल पे देख सकते हैं वो क्या है हमारे लिए, ज्वालामुखी। तो अब से इनका डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ज्वालामुखी तो जो चीज़ हम देख सकते हैं धरातल पे वो क्या है, ज्वालामुखी। या फिर ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न स्थलाकृति को हम क्या कह सकते हैं, ज्वालामुखी कह सकते हैं। किस शब्द से आया, वोल्केनो शब्द से आया, ठीक है। वोल्केनो शब्द से, वोल्केनो शब्द से आया, जो रोमन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या है, अग्नि, ठीक है। इसका मतलब अग्नि है। वोल्केनोस का मतलब क्या होगा, अग्नियाँ नहीं। अग्नि के सदृश धरातल पर उत्पन्न पदार्थ, ठीक है। धरातल पर उत्पन्न पदार्थ वो क्या है, हमारा वोल्केनोस है। जो स्थलाकृति धरातल पे बनती है वो क्या कहलाती है, वोल्केनो कहलाती है, ठीक है। और ज्वालामुखी प्रोसेस वोल्केनोसिटी। एक्चुअल में हम कहते हैं कि जो अग्नि है वही क्या है, वोल्केनो है। धरातल पर उत्पन्न अग्नि क्या है, वोल्केनो। हकीकत में वो अग्नि धरातल पर नहीं आती है। जो अंदर का पदार्थ होता है, जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जो मैग्मा धरातल पे आता है, जो लावा के रूप में हम उसको धरातल पे जानते हैं, उसका क्या होना, उसका जब वो इतना तप्त होता है कि वो लाल अंगारे की तरह दिखता है और अग्नि की तरह दिखता है वो, इसलिए हम कह देते हैं अग्नि। लेकिन वो अग्नि नहीं है, वो एक पदार्थ है। उस पदार्थ में, इस लावा में क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए, जलवाष्प, वाटर वेपर, गैसें और पदार्थ। ये तीन चीज़ें किसके अंदर होती है, लावा में। सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती हैं, फिर गैसें होती हैं, और फिर वो जो पदार्थ क्या है, यहाँ पे चट्टानों के टूटने से जो बनते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो आंतरिक भाग से जो प्रोसेस होती है उससे धरातल पे जो जो चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों के जो नॉर्मल नेम है वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, होता है हमारा, ये नली क्या कहलाती है, वेंट कह दो या पाइप कह दो, ज्वालामुखी पाइप। ये क्या है हमारा, क्रेटर,
नीचे मैग्मा, और जो मैग्मा का भंडार है उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं, मैग्मा चैम्बर। और यहाँ से ये जो जा रहा है वो क्या है, मैग्मा। तो ये हमारे नॉर्मल से जो नाम है उसकी बात करते हैं। तो मैग्मा चैम्बर की आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र जहाँ मैग्मा एकत्रित रहता है, जहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र जहाँ मैग्मा एकत्रित रहता है, मैग्मा चैम्बर कहलाता है। ऊपर जाने वाला भाग मैग्मा है, जो लिक्विड है वो क्या है, मैग्मा। तो मैग्मा क्या है, चैम्बर में चट्टानों का पिघलना। मैग्मा क्या है, चट्टानों का पिघलना या पिघले हुए, चट्टानों के पिघले हुए रूप को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा का भंडारण जिस क्षेत्र में होता है उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। क्रेटर क्या होता है, वेंट पाइप क्या होता है, वेंट पाइप एक ऐसी नली जिसके थ्रू मैग्मा ऊपर जाता है। तो मैग्मा जिस नली का द्वारा सतह पर पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं। और उस वेंट के जो मुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होता है, थैंक यू, तो ज्वालामुखी जब सक्रिय नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है, खड्डा बन जाता है, उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है, और यही इसी का विस्तृत रूप कॉल्डेरा कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ज्वालामुखी ऊपर ऊपर वाली बात। अब हम बात करेंगे कि जो लावा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। पता है, जलवाष्प, गैसें, पदार्थ निकलता है। ठीक है, लावा के अंदर ये चीज़ें होती है। जलवाष्प सबसे अधिक होता है, फिर गैसें N2, CO2 और क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ निकलता है। और पदार्थ में क्या होता है, चट्टानों के टुकड़े होते हैं। तो जलवाष्प में, लावे में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक कितनी, 60 से 90%, 60 से 90%। फिर गैसों की बात करें तो N2, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 और N2 आदि ये गैसें निकलती है लावा के साथ। पदार्थ क्या होते हैं, चट्टानों के जो टूटे हुए रूप होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ निकलते हैं। तो लावे के साथ ठोस पदार्थों के रूप में चट्टानी टुकड़े का उद्गार होता है। चट्टानी टुकड़े होते हैं। तो लावा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, अगर क्वेश्चन बने तो 60 से 90% क्या होता है, जलवाष्प होता है। और गैसें कौन कौन सी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 एंड N2। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और पदार्थ कैसा, ठोस पदार्थ। ठीक है, और आकृति और आकार के अनुसार इनको अलग अलग विभाजित किया जाता है, आधार पर पदार्थ। तो ये देखिए कौन कौन से होते हैं, किस आकृति। और एक लैपिली, हेलो लैपिली जो चने या मटर के या कांच की गोलियों के अकॉर्डिंग होते हैं। टेफ्रा ब्रेशिया बन, इनके आधार अलग अलग हैं। ठीक है, लेपिली, ट्रेफा, ब्रेशिया, एक स्कोरिया। इतने मतलब इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके आकार दिए जा सकते हैं कि किस आकार के, जैसे चने का आकार बता दिया तो इसके आधार पर इसकी आकृति का नाम क्या है, जो चने के आकार जितनी जो आकृति बनती है उसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्यूमिस गाइस, और जो पदार्थ होते हैं पायरोक्लास्टिक पदार्थ। कैसे पदार्थ, इधर दिख रहा है, इधर पायरोक्लास्टिक
पदार्थ, ये पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आकृतियाँ हैं इनकी, ये प्यूमिड्स ऊपर लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 नंबर पे प्यूमिड्स। ये आकृतियाँ हैं ठोस पदार्थों की, जिसके अंदर लैपिली मटर के दाने या कांच की गोली के समान, और जो राख होती है वो जो ब्राक का जो भाग होता है उसके अंदर उसके साथ जो टुकड़े होते हैं वो टेफ्रा होते हैं। और ब्रेशिया की बात करें तो बड़े कोणीय आकार के चट्टानी भाग, बड़े कोणीय आकार के चट्टानी टुकड़े। क्या हो रहा है? लैपिली मटर के दाने या कांच की गोली के। टेफ्रा कैसे? राख या वह धूल लिख लीजिए साथ में, धूल के कण। टेफ्रा। ब्रेशिया बड़े कोणियाकार। बन क्या होता है? बड़े त्रिभुजाकार, बड़े त्रिभुजाकार की आकृति। बन। स्कोरिया क्या होते हैं? चने के दाने के आकार के। इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही रहता है, स्कोरिया और लैपिली, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बन, ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। प्यूमिड्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल की सतह पे तैरते हैं। और पायरोक्लास्टिक पदार्थ किन्हें कहेंगे? सभी प्रकार के ठोस कणों को। इन सभी ठोस कणों को और जो जल की सतह पे तैरते हैं वो कैसे होते हैं? प्यूमिड्स। जल की सतह पर तैरने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्यूमिड्स। लैपिली, टेफ्रा, ब्रेशिया, बन, स्कोरिया और प्यूमिस लिखना गाइस, प्यूमिस। तो ये क्या है? किसकी? वोल्केनो की आकृतियाँ नहीं है, ठोस पदार्थ की आकृतियाँ हैं। क्या? ठोस पदार्थ की आकृतियाँ। तो लावे के साथ साथ किन किन पदार्थों का उद्गार होता है, किन किन चीज़ों का उद्गार होता है? तो वो क्या है? जलवाष्प गैस और ठोस पदार्थ। तो मात्रा सर्वाधिक किसकी होती है? जलवाष्प की होती है, 60 से 90%। गैसें कौन कौन से? CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। बात करते हैं किसकी? ठोस पदार्थ की। तो ये क्या होता है एक्चुअल में? जो चट्टाने के टुकड़े होते हैं ना, मतलब चट्टानें टूटेंगी, उसके बाद में ही लावा ऊपर आएगा, तो उस लावे के साथ चट्टानी टुकड़े भी आएंगे। तो वो चट्टानी टुकड़े क्या क्या हैं? उन्हें आकृति और आकार के आधार पर फिर विभाजित किया गया है। तो लैपिली मटर के दाने और कांच की गोली के आकार के होते हैं। टेफ्रा राख व धूल के कणों के आकार के होते हैं, मतलब छोटे छोटे एकदम से, जैसे राख के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वैसे टेफ्रा। ब्रेशिया क्या? बड़े कोणीय आकार की चट्टानी टुकड़े होते हैं, मतलब थोड़े यूँ कोण में एंगल टाइप में जो पदार्थ निकलते हैं वो ब्रेशिया होते हैं। और त्रिभुजाकार के निकलेंगे, एंगल निकलेंगे कोणीय, और जो ट्रायंगल टाइप में निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे फिर? बन। स्कोरिया क्या होंगे? चने के दाने के आकार के, मतलब एकदम छोटे छोटे। प्यूमिस क्या होता है? जो जल की सतह पे जो पदार्थ तैरते रहते हैं वो क्या हो जाता है फिर? प्यूमिस कहलाते हैं। और इन पदार्थों को सबको क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्टिक पदार्थ। सभी ठोस कण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? पायरोक्लास्टिक पदार्थ। ये बात हुई हमारी नॉर्मल। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि लावा कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? सिलिका के आधार पे, सिलिका की मात्रा के आधार पे हम लावा के टाइप देखेंगे। तो ये क्या थे? लावा के अंदर क्या क्या होता है? क्या क्या? जलवाष्प गैसें पदार्थ। जलवाष्प गैसें पदार्थ सबसे ज़्यादा जलवाष्प। फिर गैसें कितनी? कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, N2 आदि, मतलब जो क्या है ज्वलनशील टाइप की जो गैसेज हैं। ठोस पदार्थ
उनके आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे इनको विभाजित किया गया। अब आगे देखिए, लावा को सिलिका के आधार पे, सिलिका क्या, सिलिका को बोलते क्या है, SiO2, ठीक है, के आधार पर दो भागों में बांटा है। कौन कौन से हो गए वो, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो जो अम्लीय लावा है इसके अंदर SiO2 की मात्रा 60% से अधिक मिलेगी, ठीक है। और कैसे होंगे ये फिर, गाढ़ा व चिपचिपा होगा। कैसा, गाढ़ा व चिपचिपा। और इसमें 60 से कम में मिलेगी क्या, या फिर 50% से कम में मान लो। किसकी मात्रा, SiO2 की मात्रा 50% से कम। तो ये कैसा हो जाएगा फिर, पतला, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क। पतला है, कलर लिख लेना डार्क या फिर काला लिख लो, ठीक है, फिर समझ जाओगे। तो अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो अम्लीय लावा में SiO2 की मात्रा के आधार पर इनको विभाजित किया था। तो इसमें SiO2 की मात्रा क्या होगी, 60% से ज़्यादा होगी, और इसके अंदर SiO2 की मात्रा 50% से कम होगी। इसमें SiO2 की मात्रा अधिक है, तो ये कैसा है, गाढ़ा व चिपचिपा है। और इसके अंदर कम है, तो ये कैसा है, पतला और काले कलर का, मतलब डार्क कलर होता है इसका। ये चीज़ तो हुई हमारे लावा के आधार पर, लावा को सिलिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अब हम बात करेंगे कि इससे बनने वाली आकृतियाँ कितनी होती है। मेनली हम बात करते हैं 2 टाइप की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य स्थलाकृति। तो चलिए देखिए आगे। किसके, स्थलाकृति। तो ज्वालामुखी, क्रिया से उत्पन्न आकृति। तो 1 नंबर पे होगी आभ्यंतरिक, और 2 नंबर क्या हो जाएगी, बाह्य आकृतियाँ। तो जो धरातल के नीचे बनेगी वो कैसी हो जाएगी, जो सरफेस के नीचे बनेगी वो क्या हो जाएगी, अभ्यंतरिक। और जो बाह्य कौन सी होगी, जो धरातल के ऊपर बनेगी, अब हम बात करते हैं पहले अभ्यंतरिक की, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये अंदर बनने वाली आकृतियां हैं। अब देखते जाइए, जो धरातल से नीचे कुछ ही दूर में बनता है डोम, कैसी आकृति है ये, डोम, गुंबद जैसी। ये क्या है, किस जैसी, तस्तरी जैसी, ठीक है। ये कैसी है, ये भी गुंबद हो गया, गुंबद। ये क्या है, चादर के जैसी आकृति है। ये यहाँ पे दीवार जैसी लग रही है, तो दीवार जैसी आकृति। और ये लहरदार आकृति बन रही है,
तो ये इसकी आकृतियाँ हैं। अब इसकी आकृतियाँ देखिए, इस आकृति को क्या बोलेंगे? बैकोलिथ, बैकोलिथ। और इसको क्या बोलेंगे फिर? लैपोलिथ, बैकोलिथ नहीं, बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिथ। इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। डायग्राम से जब कोई चीज़ पढ़ते हो ना, जैसे मैप वगैरह भी आप लोग पढ़ोगे तो डायग्राम से जितना जल्दी पढ़ोगे तो उतना ही अच्छे समझ में आएगा, है ना। बार बार में आपको जैसे ही कोई कंट्री या फिर किसी जगह का नाम आएगा कि भाई इनकी खदानें कहाँ हैं, ये ज़्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है, तो बस आपको मैप में पढ़ना है वो सारी चीज़ें। हाईलाइटर लेके बैठो, हाईलाइट करते चलो, या फिर उनको स्पेसिफिक मार्क करते चलो, तो उससे आपको समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगी? डाइक, ये क्या हो जाएगी? सील, और ये क्या हो जाएगी? फैकोलिथ, फैकोलिथ। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी आकृति अभ्यांतरिक आकृति नहीं है? तो 4 नाम दे दिए, 3 नाम दे दिए और 1 नाम आपको दे देगा धुआंरे। तो अलग सा है थोड़ा, तो आप क्या कर दोगे कि हाँ भाई ये इनमें से है कि नहीं है। सील डाइक में से कोई दे देता है, तो आपको अगर आपको डायग्राम के थ्रू ये याद है तो आप कहीं नहीं भूलोगे फिर इस चीज़ को। लैकोलिथ, लैपोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील डाइक, ये क्या है? इसके अंदर अंदर बन रहे हैं, है ना, सरफेस के अंदर अंदर बन रहे हैं। तो जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो बनते हैं वही क्या होते हैं? अभ्यांतरिक आकृतियाँ होती है। किसके द्वारा? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। तो देखिए, लैकोलिथ धरातल के नीचे बने गुंबद को क्या कहते हैं? लैकोलिथ। धरातल से कुछ ही गहराई में बनते हैं ये। और बैकोलिथ क्या है? अधिक गहराई में बनते हैं। तो दोनों समझ में आए। तस्तरीनुमा शेप जो बनती है वो क्या कहलाती है? लैपोलिथ। और फिर बात डिस्क बोल सकते हैं इसको, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क के आकार की संरचना लैपोलिथ। फिर जो लहरदार आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा का लहरदार चादर अवतल या उत्तलाकार अपनति या अभिनति। क्या? उत्तलाकार, अवतलाकार, ये नाम याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को घुमाया जा सकता है। अपनति, अभिनति, जो अभिनति नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, अपनति ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, तो इससे भी आपको घुमाया जा सकता है। ये नाम फैकोलिथ में याद रखिएगा। लहरदार चादर के रूप में जो स्थलाकृति तो स्थल पे आने वाली जो आकृति निर्मित होती है वो क्या कहलाती है? फैकोलिथ। सील क्या है? एक चादरनुमा आकृति को, किसकी? मैग्मा की चादरनुमा आकृति को सील कहते हैं। मैग्मा की दीवारनुमा आकृति को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ये तो हमारी क्या हो गई? अभ्यांतरिक आकृति हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो स्थल के ऊपर निर्माण होता है, जो स्थल के ऊपर जो निर्माण होता है, हम उन आकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये क्या थी? हमारी आंतरिक आकृतियाँ। अब हम देखेंगे जो स्थल के ऊपर निर्मित होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। डायग्राम बना लीजिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेट में भी आ सकते हैं, IAS UPSC के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछेंगे कि ये नहीं पूछेंगे कि इनमें से ये आकृति की शेप कैसी है। हो सकता है पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए इनके नाम दिए जाते हैं। उनमें से एक पूछ लेता है कि कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, सील डाइक, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ। लैपोलिथ और लैकोलिथ में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो एक जैसे से नाम है तो कंफ्यूज नहीं होना है। गुंबद क्या है? लैको बैथो, लैको बैथो गुंबद है दोनों। तो एक तो अधिक गहराई में बनता है और एक धरातल से कम गहराई में बनता है। अब हम बात करेंगे बाह्य स्थलाकृतियों की, ठीक है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति। तो 1 नंबर पे हम लिखते हैं शंकु ही बनते हैं, सबको पता है शंकु। फिर हम लिखते हैं काल्डेरा, काल्डेरा, क्रेटर, क्रेटर झील, या यहीं पे क्रेटर झील ही लिख लेते हैं क्योंकि क्रेटर तो हमने पढ़ लिया पहले और वैसे ही पता होगा कि वेंट का जो मुख होता है वो क्रेटर कहलाता है।
शंकु, काल्डेरा, क्रेटर, झील, ग्रेसर और धुआरे इनको और क्या बोलते हैं? धुआरों को फ्यूमेरोल्स। क्या बोलते हैं? फ्यूमेरोल्स। अब हम इनकी बात करते हैं। तो जो शंकु होते हैं ये भी 5 टाइप के बनते हैं। उन 5 टाइप में हम लिखते हैं सिंडर शंकु, अम्लीय शंकु, क्षारीय शंकु, मिश्रित शंकु, परपोषित या परिपोषित शंकु। आगे लिख लेते हैं, फिर इनकी मैं आकृति से ही आपको बता दूंगी, है ना। सिंडर शंकु, अम्लीय शंकु, क्षारीय शंकु, मिश्रित शंकु और 5 नंबर पे हम देखते हैं परिपोषित शंकु। ये 5 शंकु का निर्माण होता है। तो सिंडर शंकु में क्या होता है कि ज्वालामुखी में लावे की राख की मात्रा है ना सबसे अधिक होती है, और लावे का जमाव क्या होता है? अधिक ऊंचाई तक नहीं हो पाता, क्योंकि लावा की में राख की मात्रा अधिक होती है तो वो क्या होता है? आगे तक फैल जाता है। अगर लावा लिक्विड ही जमा होता है तो वो सबसे ज़्यादा फिर जमा हो जाता है, वहीं पे पहाड़ बना देता है ना। तो इसमें क्या होता है कि लावा कम ऊंचाई तक होता है, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं हो पाता, तो इससे क्या बन जाता है? फिर अवतल ढाल बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे जमा होगा, ऐसे जमा होगा। तो ये क्या है? राख अधिक निकलती है, जिसके कारण क्या? ज़्यादा ऊंचाई क्या रहती है इसकी? कम। ढाल कैसा होता है? अवतलाकार ढाल बनता है। और फिर इस आकृति को क्या कहते थे? शंकु। कैसा? सिंडर शंकु। सिंडर शंकु से जो ज्वालामुखी बनता है उस ज्वालामुखी को सिल्ड ज्वालामुखी कहते हैं। सिल्ड ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी का अगर हम उदाहरण देखें तो वो क्या है? जोरेलो ज्वालामुखी, जोरेलो शंकु। कहाँ है? मैक्सिको का। उदाहरण देखें तो मैक्सिको का जोरालो शंकु इम्पॉर्टेंट है। सिंडर शंकु से निर्मित एक शंकु मैक्सिको का जोरल्लो शंकु कैसे बनेगा? ऊंचाई कम होगी क्योंकि राख अधिक निकलती है, और ढाल कैसा होगा? अवतलाकार। सिंडर शंकु से बने ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सिल्ड शंकु। ध्यान रखिएगा, सिल्ड शंकु। इसे क्या कहते हैं? सिल्ड शंकु। और ये क्या है? सिल्ड ज्वालामुखी। तो सिल्ड ज्वालामुखी किससे बनेंगे? तो ऑप्शन आ जाएगा अम्लीय शंकु, सिंडर शंकु, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। आपका मार्क कहाँ करोगे? अम्लीय शंकु से, अम्लीय शंकु पर, क्योंकि अम्लीय शंकु से सिल्ड शंकु का निर्माण होता है। सिंडर शंकु से सिल्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा उस चीज़ को। तो सिंडर शंकु आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करें अम्लीय शंकु की, तो अम्लीय शंकु से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि अम्ल में SiO2 की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो अधिक होगी तो इनकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? फिर गाढ़ा होगा। अधिक SiO2 होगा तो गाढ़ा होगा तो कम ऊंचाई में रहेगा। ठीक है, तो ऊंचाई कम होगी तो जो इसकी ढाल बनेगी वो भी कैसी होगी? तीव्र होगी, क्योंकि ऊंचाई कम है और वो पास में जमा हो जाएगा तो ढाल कैसी हो जाएगी इसकी? तीव्र। ऊंचाई कम होगी, ढाल कैसी होगी? तीव्र। ऊंचाई कम, ढाल तीव्र।
क्योंकि पास पास में ही जमा हो जाएगा अम्लीय शंकु, क्योंकि SiO2 की मात्रा क्या होगी इसके अंदर अधिक होने के कारण ये गाढ़ा होगा, और इसके अंदर फिर गाढ़ा होगा तो पास पास में चिपकेगा। और अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका स्ट्रोम्बोली इटली का, स्ट्रोम्बोली इटली का जो ज्वालामुखी है वो क्या है उसका एग्जाम्पल, किसका, अम्लीय शंकु का। अम्लीय शंकु होगा तो SiO2 की मात्रा क्या होगी, अधिक, जिसके कारण ये क्या होगा, गाढ़ा होगा, गाढ़ा और चिपचिपा। तो चिपचिपा और गाढ़ा होने के कारण पास पास जमेगा तो ऊंचाई तो कम होगी, क्योंकि ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ऊंचाई कम होगी, लेकिन ढाल कैसे होंगे, तीव्र होंगे। इसमें क्या है, ऊंचाई कम है, ढाल कैसे है, अवतलाकार है। आई बात समझ में। अम्लीय शंकु, उसमें क्या हो जाएगा फिर, क्षारीय शंकु में हमने पढ़ा था कि जो SiO2 है, सिलिका है, उसकी मात्रा क्या है, कम है, तो उस कम के कारण ज्वालामुखी अधिक दूर तक फैल जाएगा, क्योंकि ये कैसा होगा, पतला होगा, ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, इसकी ढाल भी इसका मंद होगा, क्योंकि दूर तक फैलेगा, क्योंकि SiO2 क्या था, पतला है, कम होने के कारण वहाँ का जो लावा निकले वो कैसा होगा, पतला होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो हवाई द्वीप शंकु, हवाई द्वीप शंकु SiO2 की, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, SiO2 की मात्रा कम होगी, जिसके कारण ऊंचाई कम होगी, क्योंकि ये पतला होगा, पतला लावा होने के कारण ऊंचाई कम होगी, और ढाल भी, ऊंचाई व ढाल दोनों ही क्या होंगी, कम होगी, या फिर मंद ढाल वाला, मंद ढाल, क्योंकि दिख रहा है, मंद ढाल होगी। आई समझ में, क्यों होगा, क्योंकि लावा पतला होगा, और पतला लावा का कारण क्या है, सिलिका की मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम होने के कारण पतला लावा होगा, दूर तक फैलेगा, तो उसकी मंद ढाल हो जाएगी, पठार जैसा निर्मित हो जाएगा, जैसे हवाई द्वीप निर्मित हुआ है। अब बात करते हैं मिश्रित शंकु की। तो इस शंकु में क्या होगा कि जब ज्वालामुखी से निकलने वाले अलग अलग पदार्थ अलग अलग परतों में जमा हो जाएंगे, तो उससे क्या होंगे, ऊंचे व तीव्र निर्माण होंगे शंकुओं के। जैसे यूएसए का हुड और रैनियर किस टाइप के शंकु है, मिश्रित शंकु हैं। ऊंचाई और ढाल कैसे होंगे, वह ढाल तीव्र होंगे, क्योंकि अलग अलग पदार्थ अलग अलग परतों में जमा हो जाएंगे, अलग अलग पदार्थ अलग अलग परतों में जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, मिश्रित शंकु का निर्माण होगा। और मिश्रित शंकु के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हुड जो ज्वालामुखी है वो किस टाइप का शंकु से बना है, ऑप्शन आ जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, मिश्रित शंकु से बनाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई और ढाल क्या है, तीव्र है, क्योंकि अलग अलग पदार्थ अलग अलग परतों में जमा हो जाएंगे, जिसके कारण ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी और ढाल भी फिर क्या हो जाएगी, उसकी तीव्र हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं परिपोषित शंकु। तो परिपोषित मतलब पहले से ही पोषित, है ना, पहले से ही पोषित। तो यहाँ से जो ज्वालामुखी निकलेगा वो नहीं निकल पाएगा किसी डार्ट के कारण, ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी डार्ट के कारण। तो एक डार्ट भी आएगा यहाँ पे फिर, है ना, तो इस डार्ट के कारण नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या, एक अलग जगह से जहाँ भी परत क्या मिलेगी इन्हें, स्थलाकृति कमज़ोर मिलेगी, चट्टान कमज़ोर मिलेगी, तो वहाँ से निकल जाएगा। तो इसे क्या कह देंगे फिर, यहाँ से निकला, यहाँ शंकु का निर्माण करा, तो उस शंकु को क्या, कैसे बनता है शंकु, ऐसे बनते हैं ना, तो यहाँ पे जो निर्माण हुआ वो क्या होगा, परिपोषित शंकु कहलाएगा। आई बात समझ में कि जो ज्वालामुखी नली है उसके अंदर डार्ट के कारण जो बीच में से जो लावा निकलेगा, जहाँ कमजोर चट्टान मिलेगी तो लावा वहीं से निकलने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे जो शंकु का निर्माण होगा फिर वो कैसा होगा, परिपोषित शंकु। जैसे यूएसए का है शास्ता ज्वालामुखी, शास्तिनावीर जिसको बोलते हैं, यूएसए का शास्ता
या सास्तिना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं? किसकी आकृति है ये? बाह्य स्थलाकृति है, जिसमें हमने लिया था शंकु, और ये शंकु के फर्दर पार्ट्स थे। सिंडर शंकु, अम्लीय शंकु, क्षारीय शंकु, मिश्रित शंकु और परिपोषित शंकु। चंचल पानी देना। वन मिनट गाइस। अब आगे देखेंगे काल्डेरा क्या होता है, क्रेटर झील क्या होती है। ये समझ में आया, वह नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश पूरी करी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फ्लैट टाइप में, जो पठार टाइप में निर्मित होंगे वो इसमें होंगे, क्षारीय शंकु में, क्योंकि लावा क्या होगा, पतला होगा एकदम से, सिलिका की मात्रा के कम होने के कारण। अब देखते हैं काल्डेरा। पहले मैं आपको क्रेटर के बारे में बता देती हूँ। ये जो मुख होगा, ज्वालामुखी नलिका या पाइप का जो मुख होता है वो क्रेटर कहलाता है। और क्रेटर के कई दिनों तक मतलब ज्वालामुखी सक्रिय नहीं रहता, तो वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढे से झील का निर्माण होता है, तो वो क्रेटर झील कहलाती है। देखिए पहले, स्पेनिश भाषा का शब्द है क्या? काल्डेरा। स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या है? कडाहा। कडाहा अर्थ है इसका। बनता कब है? क्रेटर जैसे जैसे विस्तृत रूप होगा, अगर हम सीधी सी बात कह सकते हैं, क्रेटर का विस्तृत भाग कब? जब क्रेटर ज्वालामुखी में तीव्र विस्फोट होगा और क्रेटर का भाग क्या हो जाएगा? अंदर धंस जाएगा। ठीक है, लिखिए, ज्वालामुखी विस्फोट कैसा होगा? तीव्र। विस्फोट तीव्र होगा, जिससे क्या होगा? जो क्रेटर का भाग है, क्रेटर भाग अंदर धंस जाएगा। जिससे क्या होगा? काल्डेरा का निर्माण। इससे पहले लिख लेना, धंसेगा और निर्मित गहरे गड्ढे का, या गड्ढे का निर्माण होगा, जो क्या है? काल्डेरा कहलाएगा। और जापान का, इसका एग्जाम्पल देखिए, जापान का आसो काल्डेरा विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है। ठीक है, जापान का आसो जो काल्डेरा है विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है। एक इंडोनेशिया में भी क्या है? टोबा झील है, जो क्या है? काल्डेरा झील है। कहाँ? इंडोनेशिया की टोबा झील। इंडोनेशिया की टोबा झील क्या है? सबसे बड़ा काल्डेरा झील, सबसे बड़ी काल्डेरा झील। अब देखिए क्रेटर झील, क्रेटर में ज्वालामुखी में काफ़ी समय तक विस्फोट ना होने के कारण क्रेटर में गड्ढे हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? वर्षा का जो जल है वो उसमें भर जाएगा, तो झील का निर्माण कर देगा। वैसे ही काल्डेरा में भी क्या होगा? बारिश होगी तो वहाँ पानी इकट्ठा होगा, तो क्या होगा? काल्डेरा झील का निर्माण हो जाएगा। तो वो इंडोनेशिया का जो टोबा झील है वो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील कहलाती है। काल्डेरा आई होप क्लियर हुआ होगा, लिख लीजिए। अब देखते हैं क्रेटर झील। इसका उदाहरण हमारे ही इंडिया में है। लोनार और नक्की झील। लोनार और नक्की झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और नक्की झील क्या है? कहाँ है? राजस्थान में।
देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, काल्डेरा कहलाता है। तो यहाँ क्या है, एक खड्डा टाइप में बना रहता है, इसके अंदर विस्फोट नहीं होगा, विस्फोट नहीं होता, नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जब वर्षा होगी तो वहाँ एक वर्षा का जो जल एकत्रित हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक झील बना देगा। इस झील को हम क्या कह देंगे, क्रेटर झील। और अगर बहुत मतलब इसके अंदर ये भाग जो अंदर धंस जाएगा एकदम से, ये भाग जो एकदम से अंदर धंस जाएगा, तब इसमें कड़ाहा टाइप में काल्डेरा का निर्माण होगा और उसके अंदर जल भरेगा तो वो काल्डेरा झील कहलाएगी। तो ये हमारा था क्रेटर झील। अब हम बात करते हैं, एक और लिखिएगा पहले, प्लग या डार्ट। प्लग यहाँ लिखती हूँ, प्लग या डार्ट। तो डार्ट से तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो ज्वालामुखी का मुख है, क्रेटर है, उसमें पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर दोबारा जब ज्वालामुखी होते हैं तो वो किसी और ही भाग से निकलते हैं, उस भाग से नहीं निकल पाते। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डार्ट कहते हैं या प्लग कहते हैं। यहाँ क्या जम जाएगा, ये जो नलिका है इसमें क्या, लावा जम जाएगा, लावा जमने से, और ये क्या बनेगा, फिर यहाँ पे एक डार्ट बन जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, प्लग कहलाएगा। अब बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, वे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट के दौरान गर्म जल व गैसों का उद्गार होता है। क्या, गर्म जल व गैसों का उद्गार होता है, उद्गार होता है, क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे ज्वालामुखी जिसमें गर्म जल और गैसों का उद्गार होता है, ग्लेशियर ज्वालामुखी कहलाते हैं, ग्लेशियर कहलाते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ है, येलो स्टोन पार्क यूएसए। ओल्ड कहाँ, येलो स्टोन यूएसए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, यूएसए का पार्क है। और ओल्ड पूरा नाम लिख लीजिए, ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर का एक एग्जाम्पल है। गरम जल व गैसों का उद्गार क्या है, ग्लेशियर है। और इसका एग्जाम्पल ओल्ड फेथफुल कहाँ है, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। क्या होता है ग्लेशियर, समझ में आया, जब उद्गार के समय गर्म जल व गैसों का उद्गार होगा तो वही क्या, ग्लेशियर कहलाता है। ओल्ड फेथफुल एक इसका एग्जाम्पल है, जो कहाँ, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। इसके बाद हम बात करेंगे धुआंरा। धुआंरा क्या होता है, वे ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट के रूप में गैसें, राख, धुएं के रूप में निकलते हैं। मतलब धुआंरा से क्या, फ्यूमरोल्स, ये मैं रब करती हूँ, ऊपर लिख देते हैं। वे ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट में क्या निकले, गैसें, राख और धुआं, उसे क्या कहेंगे, फिर धुआंरे कहते हैं। ठीक है, धुआंरे दो, यहाँ हम धुआंरे देखेंगे कि दो टाइप के होते हैं, एक सल्फ तारा जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होगी, एक मोफेटा जिसमें सल्फ तारा और मोफेटा। इसके अंदर कार्बन युक्त गैसें होंगी, कार्बन युक्त गैसें, और इसके अंदर क्या होगी, सल्फर गैस की अधिकता, सल्फर गैस की अधिकता। तो
जो धुआरे हैं दो टाइप के हमने पढ़े हैं यहाँ पे, सोल्फ तारा और मोफेटा। सोल्फ तारा में सल्फर गैस की अधिकता होगी, मोफेटा में क्या होगी, कार्बन युक्त गैसों की अधिकता होगी। फिर हम देखेंगे कि एक नाम आता है हजारों धुआरों की घाटी, किसको कहते हैं, अलास्का में है हजारों धुआरों की घाटी। अलास्का में क्या है उस क्षेत्र का नाम, कटमई क्षेत्र। कटमई जो क्षेत्र है कहाँ, अलास्का का, उसे क्या कहते हैं, हजारों धुआरों की घाटी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी टाइम। हजारों धुआरों की घाटी कटमई क्षेत्र जो है अलास्का का। ये हमारे क्लियर हुए ज्वालामुखी बहिर्जात से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, एक तो उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी और एक उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को अलग अलग बांटा गया है। जो उद्गार के आधार पर बांटा गया है वो तो एक केंद्रीय से जो निर्मित होते हैं ज्वालामुखी और एक दरारी ज्वालामुखी। और दूसरा क्या है हमारा, उद्गार की अवधि के आधार पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, सुसुप्त, मृत और सक्रिय ज्वालामुखी। इसकी बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, देखने के लिए थैंक यू। शेयर कीजिएगा, नीडी पर्सन के लिए ज़रूरतमंद हो सकती है।